हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश। तारीख है आज 22 जुलाई 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहे। दोस्तों, आज हम जिन 4 आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं उसमें से पहला आर्टिकल है मैडम प्रेसिडेंट, दूसरा आर्टिकल है इन पेगासस बैटल द फाइट फॉर सर्विलेंस रिफॉर्म, उसके बाद रहेगा वेलकम रिलीफ, और लास्ट जो आर्टिकल पे हम बात करेंगे वो एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंका इंडिया लाइफलाइन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले आर्टिकल की जब हम बात करते हैं मैडम प्रेसिडेंट, दोस्तों बेसिकली ये जो भी हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इनका चयन हुआ है, इसके आर्टिकल पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है। इस आर्टिकल के क्रक्स की अगर हम बात करते हैं तो मिसेस मुर्मू ये दूसरी महिला, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के बाद ये दूसरी महिला बन रही हैं, और साथ ही में पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति पद पर बैठेंगी। दोस्तों बात करते हैं संथाल जो आदिवासी समुदाय है वहां से ये बिलोंग करती हैं। हमारे संविधान में संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो भी जो आदिवासी होते हैं, एसटी हैं, उनसे एसटी एससी आदिवासी इनसे इनके उत्थान के लिए इनके और भी जो विकास हो सकता है उससे संबंधित होता है। इसके बारे में आर्टिकल में और आगे बताया गया है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ सन 2000 में 2 राज्य भी नए बन गए थे, जिससे कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके विकास ज़्यादा केंद्रित हो सके, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा संविधान में बात की गई है 2006 में जो द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो पास हुआ था, वो भी जो आदिवासी उनके उत्थान के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके बाद बात कही जा रही है कि जो मिस मुर्मू हैं उनके आने से वो लोगों के बीच में निश्चित तौर पर एक इंस्पिरेशन के तौर पर आएंगी। जितने भी जो डिसएडवांटेज्ड जो सेक्शन होते, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, महिला हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उन सभी के लिए मिसेस मुर्मू निश्चित तौर पर एक इंस्पिरेशन बनेंगी। किंतु आगे ये भी बात कही जा रही है कि इस बात को और ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए जो राज्य की जो नीतियां हैं वो निश्चित तौर पर उनको इस प्रकार से फ्लेक्सिबल, इस प्रकार से केंद्रित करना होगा जिससे कि जो न्याय है वो सभी के लिए हो और जो विकास हो वो सभी तक पहुंच सके। दोस्तों आगे नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात कर रहे हैं इन पेगासस बैटल द फाइट फॉर सर्विलेंस रिफॉर्म, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है जो पेगासस केस हुआ था उसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। उसमें भारत में अभी तक किस प्रकार से रिस्पांस देखा जा रहा है, किस प्रकार से जो दूसरे देश है वहां पर इसके खिलाफ हो रहा है, कि पूरा आर्टिकल उसके इर्द गिर्द देखा जा रहा है। हम बात करते हैं तो इसमें भारत में लगभग 300 भारतीयों के ऊपर माना गया था कि जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, पेगासस जो एक स्पाईवेयर है, वो निगरानी कर रहा था। और ये जो लोग थे ये कोई आम नागरिक थे नहीं थे कि बात नहीं आ रही, ये ऐसे लोग थे जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिनमें कई कैबिनेट मिनिस्टर थे, अपोजिशन के लीडर्स थे, जर्नलिस्ट थे, जज थे और ह्यूमन राइट डिफेंडर थे। अब जब ये बात जब सामने आई तो जो ऑफिशियल जो कार्यपालिका है उसका जो प्रतिक्रिया था वो जैसे ऐसा है कि बातों को दबाने के लिए बहुत धुंध, कहीं पे भी कुछ क्लियर कट बात नहीं कही गई। इनके बात पे जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्नवी वैष्णव जी हैं, इनकी बात, और जो इसी पद पे जो फॉर्मर मिनिस्टर थे श्री रविशंकर जी, दोनों ने पेगासस सॉफ्टवेयर पे सरकार के रुख को बिल्कुल क्लियर नहीं किया और इन्होंने कोशिश यही की कि इस बात को दबाया जा सके और अपनी जिम्मेदारी से दरकिनार किया जा सके। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि भारत ने सन 2017 में इजराइल से एक डील की थी $2 बिलियन की, और उस डील के अंतर्गत जो डिफेंस पैकेज था उसमें इजराइल से जो ये सॉफ्टवेयर है पेगासस स्पाईवेयर उसकी भी डील हुई थी। आगे इसमें बात कही जा रही है कि कोई भी जो कार्यपालिका है वो कोई भी उत्तरदायित्व अभी तक अपना नहीं दिखा रही है, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो पेगासस केस भारत में है उसको किस तरीके से देखना चाहिए। जैसे जो
यूनाइटेड स्टेट है वहां पर वाटर गेट जो मूवमेंट हुआ था, वाटर गेट स्कैंडल जो हुआ था उसके रूप में देना चाहिए। जब यूएस में वाटर गेट होता है तो प्रेसिडेंट निक्सन जब वहां पर रहते हैं तो उनकी सत्ता तक चली जाती है। पर भारत में अभी क्या चल रहा है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ही कर रहे हैं और कोई भी उत्तरदायित्व अभी क्लियर कट कहीं पर दिख नहीं रहा है। जबकि भारत के अलावा जो दूसरे देश है जहां पर ये पेगासस कंट्रोवर्सी और भी जगहों पर सामने आई, जिसमें इजराइल खुद है, उसके अलावा फ्रांस, यूएस, यूके एटसेट्रा, वो सभी देश ने किसी न किसी तरीके से हायर इंक्वायरी कमेटी इस पर बैठा दी है जिससे कि जो उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी उसको इंश्योर किया जा सके। पर भारत में ऐसा नहीं अभी दिख रहा है। अच्छा, जिन लोगों पर ये स्पाईवेयर था उनमें से कई लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जब कोर्ट वो जाते हैं तो कोर्ट भी क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट एक टेक्निकल कमिटी बना देता है और जो टेक्निकल कमिटी लगभग 8 महीने हो गए हैं पर अभी भी इसकी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसके बाद अगर बात कही जा रही है तो एक दूसरे तरीके का सॉफ्ट जो स्पाईवेयर है, नेटवायर, इसका भी नाम सामने आ रहा है, जो कि इसमें बात कही गई है कि जो सरकार द्वारा इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था कार्यपालिका द्वारा, किसमें, जो भीमा कोरेगांव केस था उसके जो 2 अभियुक्त थे उनकी जासूसी के लिए, और लगभग 2 साल तक उनके मोबाइल फोन पर इससे जासूसी की गई और जो भी दस्तावेज सामने आए उसको जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इन्हीं आरोपियों के खिलाफ उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इससे बात यह हो रही है कि पूरा जो सर्विलांस लॉ है उसमें एक पुनरुत्थान, एक तरीके से पूरा उसका रिवाइवल, ओवरहॉल करने की जरूरत है, जिससे कि जो लोगों की जो स्वतंत्रता है, इसके अलावा जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, उसके हाथ में ऐसी शक्तियां ना आए कि लोगों का जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो सके। जो इंडियन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 हैं, ये बेसिकली सरकार को काफी शक्तियां प्रदान करते हैं जिससे वो सर्विलांस कर सके। लेकिन मजे की बात है कि ये दोनों ही इस समय बने हुए थे जब ऐसा जो स्पाईवेयर जो होते हैं, जो कंप्यूटर के माध्यम से, स्पाईवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोबाइल आदि के माध्यम से जिसे जासूसी की जाती है, ये सब उतने प्रभावशाली नहीं थे। तब अभी क्या बात कही जा रही है कि ये जो सर्विलेंस लॉ है इनको फिर से ओवरहॉल करने की जरूरत है ताकि प्रॉपर कानून लाया जा सके जिसके माध्यम से जो स्पाईवेयर है, यदि कार्यपालिका उनका दुरुपयोग करती है या कॉमन लोगों का उस पर सर्विलांस होता है तो उसका प्रॉपर गाइडलाइन हो, उसका उत्तरदायित्व जो सरकार है और जो दूसरी एजेंसी से उनका जो अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व उनको सुनिश्चित करके देखा जा सके। बात आगे कही जा रही है कि इससे जो राइट है उस पर भी इंडेंजर्ड राइट हो जा रहा है 2 तरीके से। एक तो लोगों के जो हित हैं, जो लोगों के जो राइट ऑफ फ्रीडम है वो बाधित हो रहे हैं, साथ ही साथ में जो सरकार, जो कार्यपालिका के पास जो अधिकार आ रहे हैं वो असीमित हो जा रहे हैं, जिसपे जो जुडिशरी है या पार्लियामेंट्री है वो भी उस पर उतना जो सुपरविजन होता है, चेक एंड बैलेंस लगाने का जो एक प्रॉपर प्रक्रिया होना चाहिए, उसको भी उतना प्रभावशाली तरीके से वो नहीं हो पा रहा है। लास्ट में एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट निकाला था उसमें 2021 में भारत को फ्री से किस में डाल दिया गया, पार्शियल फ्री, आंशिक स्वतंत्र कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो आर्टिकल में बात स्पाईवेयर के माध्यम से, जो पेगासस केस था उसके माध्यम से क्रक्स इस आर्टिकल का कह रहा है कि जो भारत में जो सर्विलांस लॉ है इनको फिर से इनके ओवरहॉल करने की जरूरत देखी जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करें तो वेलकम रिलीफ। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये इर्द गिर्द घूम रहा है मोहम्मद जुबैर का, जो अभी अंतरिम जमानत हुई है। मोहम्मद जुबैर जो आर्ट न्यूज के को फाउंडर थे, जिनके खिलाफ मल्टीपल एजेंसी द्वारा मल्टीपल केस मल्टीपल राज्यों में दर्ज करा दिया गया था, जिससे यह हो रहा था कि कुछ मामले में तो यदि इनको बेल मिल भी रहा था तब भी इनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तब सुप्रीम कोर्ट इनको अंतरिम रिहाई देता है।
दोस्तों बात यह भी कही जा रही है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ऐसे मामले से जिसमें जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, जो कार्यपालिका होता है, उसके द्वारा यदि मल्टीपल केसेस मल्टीपल स्टेट में हो जाता है तो बहुत सारे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ये बाधित हो जाता है, इस पर खतरा मंडराने लगता है। इसमें बात यह भी कही जा रही है कि ये भी बहुत अच्छा साइन के तौर पर नहीं देखना चाहिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसी एजेंसी बन के सामने आती है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। दूसरी भी जो निचले स्तर की जो एजेंसी होनी चाहिए उनको भी इतना सशक्त बनाना होगा जिससे व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित हो सके। आज के लास्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंका इंडियाज लाइफलाइन, इसमें जैसा कि भी रानिल विक्रमसिंघे हैं वो वहां के नए राष्ट्रपति के तौर पर वहां पर नियुक्त हो चुके हैं। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो अभी सामने है। ऐसे में भारत के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी भी सामने दिख रही है कि भारत किस तरीके से श्रीलंका के साथ अपने जो संबंध है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। जो चाइना का जो प्रभाव श्रीलंका में काफ़ी देखा जा रहा था उसको कम करने में ये सही मौका है। तो इसमें ये पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है। दोस्तों ये जो अभी श्रीलंका का जो वर्तमान इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ सन 1948 में तब से सबसे गंभीर क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, ये सब लगभग एक के बाद एक श्रीलंका की कमर तोड़ चुके हैं। भारत बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद कर रहा है। सन 2022 के जो जनवरी से अभी तक देखा जाए तो 6 महीने के भीतर में भारत ने लगभग 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की मदद दे चुका है, जो अलग अलग माध्यम से लोन हो गया, स्वैप हो गया, ग्रांट हो गया, इसके अलावा कई मानवीय जो आधार पर मदद की जाती है। भारत बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद कर रहा है। ये इसको प्रधानमंत्री मोदी के जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। इसके आगे जो आर्टिकल में बात कही जा रही है कि भारत के लिए ये एक अच्छा सुनहरा मौका भी है जिससे कि भारत श्रीलंका में अपनी मौजूदगी, अपने संबंधों को और ज्यादा घनिष्ठ कर सके। साथ में जो चीन का जो फैक्टर है उससे भारत इस समय श्रीलंका को थोड़ा सा काउंटर करते हुए अपने संबंधों को और मधुर कर सकता है। साथ में श्रीलंका का भारत एक तो है बायलैटरल जो कंट्री टू कंट्री मदद है, उसको तो भारत को करना ही करना है। उसके अलावा भारत और कैसे मदद कर सकता है, जो भारत के जो दूसरे फ्रेंडली नेशन है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं जैसे कि इंटरनेशनल IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया इत्यादि से श्रीलंका की मदद करने में भी इन एजेंसी और इन दूसरे जो फ्रेंडली नेशन है उनसे भी मदद पाने में भारत श्रीलंका की मदद कर सकता है। अब श्रीलंका की जो नई सरकार बन रही है उसको भी कई सारे कदम लेने की जरूरत है। सबसे पहला तो जो कदम उसको लेना होगा कि जो महंगाई बेकाबू श्रीलंका में हो गई उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। निश्चित तौर पर कुछ टैक्स बढ़ाने होंगे, बहुत सारे दर्द अभी वहां पर जो नागरिक है उनको झेलना बाकी बचा हुआ है। कुछ टैक्स वहां पर टैक्स बढ़ेंगे। IMF यदि लोन देता है तो वो अपनी कई सारी शर्तें रखेगा। बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत है। कुछ हद तक इकोनॉमी को और ज़्यादा उनको श्रीलंका को ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पर कानून की बहाली जो है उसको कायदे से फिर से रूल ऑफ लॉ वहाँ पे करना होगा। साथ ही साथ में सरकार को बहुत सारे जो एंटी करप्शन पॉलिसीज हैं इनको लेकर आना होगा। और इन सब के अलावा जो श्रीलंका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो अभी तक क्या देखा जा रहा था, बिल्कुल वो चाइना के साथ प्रो चाइना हो चुकी थी, उसको प्रो चाइना से हटाकर जो श्रीलंका के हित में एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी लेकर आना होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।